21 अप्रैल 2023 को हमने ये वाला यूट्यूब चैनल बनाया था जिस पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो। आज हमें जो है वो 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये सब आपकी वजह से हुआ है, तो उसके लिए आप सबको थैंक यू। आज से कोई 3-4 साल पहले जो है वो ये होता था कि मैं खुद स्टूडेंट्स के पास जाता था कि भाई क्या आप मुझसे पढ़ना चाहेंगे, मैं आपको पढ़ाऊँगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा, आपकी एंट्री टेस्ट की तैयारी अच्छी हो जाएगी। लेकिन वो जो है वो इग्नोर कर देते थे, रिजेक्ट कर देते थे। आज ये होता है कि भाई स्टूडेंट्स खुद आते हैं, खुद एडमिशन लेते हैं, खुद फ़ी देते हैं और मुझसे पढ़ रहे होते हैं। यूट्यूब की मोनेटाइजेशन से तो मैंने कुछ नहीं कमाया, लेकिन जो यूट्यूब ने मुझे दिया है वो ये दिया है कि भाई लोगों को मेरे ऊपर अब इतना ट्रस्ट हो चुका है कि वो मुझे पे करते हैं। जब तक लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा वो आपको पे नहीं करेंगे। और ख़ास करके आजकल के टाइम में जहाँ पे इतनी महंगाई है, इतनी परेशानियाँ हैं लोगों के लिए, तो कोई आपको पैसे क्यों देगा। ये है कि भाई इस पूरे 3 सालों के अंदर जो सबसे मुश्किल चीज़ थी वो यही थी कि आपको जो है वो पेशेंस रखना था। ऑल्दो स्टूडेंट्स ये शिकायत करते हैं कि भाई आप वीडियोज़ ही अपलोड नहीं करते, जो कि बिल्कुल सही बात है, जो कि मेरे लिए अपने लिए ही जो है वो नुकसान वाली चीज़ है कि भाई मैं वीडियोज़ अपलोड ही नहीं करता। हालांकि मेरे पास रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा होता है। जिस तरह का मेरा चैनल बना हुआ है, जिस तरीके का कंटेंट है, एक ही टॉपिक है, उसके बावजूद अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे होते हैं, अच्छे खासे जो है वो सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे होते हैं, लाइक्स कमेंट्स तो आ ही रहे होते हैं। तो फिर भी मैं जो है वो अगर कैलकुलेट करूँ ना तो 3 सालों में मैंने कोई 105 वीडियोस बनाए हैं, जो कि आपका बनता है कोई 10 या 11 दिन के बाद एक वीडियो। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ है कि जो कि मुझे बेहतर करनी चाहिए, मुझे मज़ीद जो है वो वीडियोस अपलोड करनी चाहिए, डेली रूटीन में करनी चाहिए। अब ये है कि कुछ और कमिटमेंट्स हैं, इसको हम पार्ट टाइम की तरह लेके चल रहे होते हैं। अपनी अभी जो है वो पढ़ाई चल रही है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो होपफुली हम इसको बेहतर करेंगे, मज़ीद हम रिसोर्सेज भी लेके आएंगे। जैसे 2023 में भी इसी गर्मी में पढ़ा रहे थे और 2026 में भी इसी गर्मी में पढ़ा रहे हैं। तो आई होप इसके लिए भी हम जो है वो मज़ीद कुछ बेहतर करेंगे आपकी सपोर्ट के थ्रू। दूसरी चीज़ यह है कि भाई आपको जो है ना वो बड़ा पेशेंस रखना होता है। पता नहीं कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरी वीडियो चल रही है, मैं अपनी यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। स्पेशली मुझे याद है मेरी जो सबसे हाईएस्ट रिकॉर्डिंग थी, एक ही जो है वो टेक के अंदर, वो थी 28 मिनट से कोई ऊपर की, 28 से 32 मिनट के करीब में कोई एक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा था। वो भी कोई ऐसा मैथ का टॉपिक ही था जो कि मैं अपने रिकॉर्डेड कोर्स के लिए जो वो बना रहा था। जब मैंने जो है वो कंप्लीट किया तो मैं पहले तो बड़ा खुश हुआ कि वाह भाई, एक ही टेक के अंदर जो है वो मैंने इतना लंबा जो है वो क्लास ले लिया है और अच्छे से रिकॉर्ड हो गया होगा। जैसे ही मैंने जो है वो वीडियो देखा तो उसमें आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई थी। माइक की जो चार्जिंग है या पता नहीं क्या ऐसा माइक का इशू था वो हो गया था, और जो है वो रिकॉर्डिंग में वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। और भाई इतना मुझे जो है वो गुस्सा आया, इतना दुख हुआ, क्योंकि भाई वो कोई जून जुलाई का महीना था, रात के कोई 2:30 बज रहे थे कि मैं ये वीडियो बना रहा था, क्योंकि रात को सब सोए होते तो इतना आवाज़ नहीं होता। तो ये है कि भाई इतनी गर्मी में आपने बनाया हो, इतनी मेहनत से बनाया हो, और फिर आपको पता चले कि भाई वो आपकी मेहनत ज़ाया हो गई, आपने आपकी जो है वो वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुई, तो फिर किसी काम का रहा ही नहीं ना। तो फिर उसको दोबारा से रिकॉर्ड करना, वो वाला जो स्पेशली टाइम होता है ना कि जब आपको जो है वो फिर से खड़ा होना होता है कि भाई आपने फिर से यही चीज़ रिपीट में पढ़ानी है। तो वो एक ऐसे लम्हे थे जिन पे अगर मैं जो है वो क्रम्बल कर जाता, मैं छोड़ देता कि भाई चलो बस अब इसको कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो शायद मैं पीछे रह जाता। तो ऐसे लम्हे भी आपके पास आएंगे जब आप जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए, मायूस हो गए, लेकिन आपने मायूस नहीं होना, आपने कंटिन्यू रखना है। और दूसरी चीज़ कि अगर आपके अंदर कोई स्किल है, कोई ऐसी चीज़ें जो कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, तो उसके लिए चार्ज करें, उस स्किल को सेल करें, ना कि जो है वो इस माइंडसेट में रहें कि मैं गरीबों की मदद करूंगा। भाई अगर आप ये सारी चीज़ें जो है वो फ्री में करोगे, पहली चीज़ तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आपकी एक कॉस्ट लगती है जो कि आपको घर वाले भी नहीं देंगे। जब हमने पहली दफ़ा बोर्ड लगवाया था शुरू शुरू में, अगर आपको याद हो, छोटा बोर्ड, तो उसमें यही ताने पड़े थे कि भाई दीवारें ख़राब कर रहे हो। लेकिन जैसे जैसे मैंने ग्रो किया, मैंने जो है वो थोड़ा बहुत अर्न करना स्टार्ट किया थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज़, फिज़िकली ट्यूशन, फिज़िकली सेंटर्स में जाके पढ़ाना, तो वहाँ पे जो सैलरी मिलती थी उसके थ्रू जो है वो मैं अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस निकाल रहा होता हूँ, मैं अपना जो है वो खाने पीने का खर्चा उठा रहा हूँ, पेरेंट्स को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब वो भी खुद आके बोलते हैं कि हाँ भाई अब आप बोर्ड बड़ा ले लो, कमरा अच्छा कर लो, तो वो भी सपोर्ट करते हैं। तो ये तभी होता है जब आप ये चीज़ें मेंटेन करते हो, आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, और ये आपके पास तभी आएंगे जब आपके पास कुछ अमाउंट होगा, कुछ कॉस्ट होगी। तो अगर आप इसको फ्री में करना चाहोगे तो ये फ्री में हो ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से हम ये फ्री में नहीं कर पाते। दूसरी चीज़ के भाई क्या कहते हैं, अगर आप फ्री में करते भी हो ना तो आपकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। पता नहीं कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पेड बैचेस में जो है वो एनरोल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ना क्लासेस अटेंड करते हैं, ना हमारी कोई सुनते हैं, ना टेस्ट अटेंड करते हैं। बस ऐसे लगता है कि एक फार्मेलिटी हो गई है कि अगर आप जो है वो क्लासेस में एनरोल हो तो इसका मतलब है आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो वैसे ही जो है वो फ्री में आपको कोई वैल्यू मिलती नहीं है। और वैसे ही हम पाकिस्तानी हैं, एजुकेशनल चैनल का हमारे यहाँ पे कोई जो है वो
क्या कहते हैं माइंडसेट नहीं है, कोई इतनी सपोर्ट नहीं है, ना ही जो है वो अब आपको यूट्यूब इतना पे करता है एजुकेशनल चैनल के लिए। हाँ, अगर आप डांस करो, कोई जो वो ऐसा शो लॉन्च करो जिसमें एंटरटेनमेंट हो, तो फिर शायद आपका कुछ हो जाए। अदरवाइज़ आपको जो है वो अगर आप कोई एजुकेशनल कैटेगरी के अंदर काम करना चाहते हो यूट्यूब पे, तो कोशिश करो उसको जो है वो सर्टेन टाइम तक यूट्यूब पे अपलोड करो, एक ट्रस्ट फैक्टर बनाने के लिए। उसके बाद अपनी सर्विसेज को जो है वो पेड कर दो, ताकि आप अपनी लाइफ भी आगे गुजार पाओ, आप उसके थ्रू जो है वो मज़ीद खुद को सपोर्ट कर पाओ, मज़ीद जो है वो अपने रिसोर्सेज जो है वो लेके आओ। क्योंकि भाई मैं खुद कैसे ग्रो करूँगा अगर जो है वो मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो इसके थ्रू मुझे जो फीस मिलती है वो मैं अपने ऊपर लगाता हूँ, अपनी एजुकेशन के ऊपर लगाता हूँ, अपनी वैल्यू बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आज अगर मुझे 1 घंटे का 100 रुपया मिल रहा है तो कल मुझे 1 घंटे का 1000 मिलना चाहिए, तभी जाके मैं कुछ कर पाऊँगा। वरना भाई ना आप कभी अपना घर बना पाओगे, ना कभी आप गाड़ी ले पाओगे, ना ही आप कभी जो है वो किसी दूसरे की हेल्प भी कर पाओगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच टू एवरीवन जो हमें सपोर्ट करते आ रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं और जो आगे आने वाले दिनों में सपोर्ट करने वाले हैं। आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें, हम आपको गाइड करते रहेंगे। अब आते हैं इस वीडियो की तरफ। तो भाई वीडियो में हमने डिस्कस करना है एक अदद वर्कशॉप को जो कि हमने अरेंज किया है आपके लिए, उसकी डिटेल्स मैं आपको दूंगा और उसके बाद मैं आपको जो है वो आंसर करूँगा जो भी आपने सवालात पूछे हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं। ये एडवर्टाइजमेंट है हमारी फेज़ 1 के लिए, जो कि आपने देखी होगी, नहीं देखी तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इस वर्कशॉप का मतलब होगा कि आपको हम फेज़ 1 के लिए जो है वो रिवाइज़ करवाएं। अगर आपने जो है वो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की है, अगर आपको लगता है कि हमने ऊपर ऊपर से पढ़ भी लिया है, अब बस जो है वो थोड़ा रिवाइज़ करना है, कुछ MCQs को देखना है, पास पेपर्स को जो है वो देख के हमें मज़ीद अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करना है, तो ये वर्कशॉप हमने आपके लिए अरेंज किया है। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है, मतलब आपने देखा ही नहीं है, बुक ही नहीं खोला, तो फिर ये आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है, फिर आपको क्लासेस ही ज्वाइन करने चाहिए अगर तो आप हमारे पास आ रहे हो। क्लासेस आपके लाइव जूम पे भी मिल सकते हैं आपको, जो कि ऑलरेडी बैच जो है वो पेंडिंग में है, जो हो गए होंगे क्लासेस उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, या फिर आप एक कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। या फिर कल से जो है वो हम फिज़िकल क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। मंडे वाला दिन होगा, मंडे 27 अप्रैल 4:30 बजे से ये बैच स्टार्ट होगा, जिसमें हम कम्प्लीटली ज़ीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि थोड़ा स्मार्ट वे में करेंगे, लेकिन शुरू से हम कर रहे हैं। तो अगर आप जो वो फिज़िकली लेना चाहते हो सक्खर के अंदर क्लासेस, तो आप वहाँ पे वो ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आप जो है व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और आपको हम एनरोल कर देंगे। अब बात करते हैं वर्कशॉप की। तो वर्कशॉप जो है वो 15 दिन का है, जो कि शुरू होगा 1 मई से और आपका ख़त्म होगा 15 मई को। बीच में अगर संडे भी आ रहा है तो उस दिन भी आपकी क्लास होगी। ये वर्कशॉप ऑनलाइन भी होगा जूम के ऊपर और फिज़िकली भी होगा सक्खर में। कैंपस जो भी हमारा है यूनिवर्सिटी IBA के करीबी जो है वो है, वहाँ पे जो है वो हमारी क्लासेस चलेंगी इसकी। अब जो डेडलाइन है इसमें अप्लाई करने की वो 28 अप्रैल है, लेकिन अगर कोई जो है वो 29 तक भी आ जाता है तो हम कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी लेट अपलोड होनी है। और आप जो है वो एनरोलमेंट करवाने के बाद जो है वो सिंपली एडमिशन ले लोगे वर्कशॉप के अंदर। वर्कशॉप का जो टाइम होगा बेसिकली, जो हमारे पास फिज़िकल है सक्खर के अंदर, उसके अंदर पहले 2 घंटे क्लास होगी, फिर आधे घंटे का ब्रेक होगा, फिर 2 घंटे क्लास होगी, उसके बाद आपका डे पूरा हो जाएगा। उसके बाद अगर ऑनलाइन की बात करें तो वहाँ पे भी इस तरह होगा, 2 घंटे की क्लास होगी, आधे घंटे का ब्रेक होगा, फिर 2 घंटे की क्लास होगी, जो कि जूम के ऊपर होती है। इसमें आपको बुक्स वगैरह मैं खुद प्रोवाइड करूँगा, आपको कोई और जो है मटेरियल देखने की ज़रूरत नहीं है। फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो फ़ी स्ट्रक्चर 6500 है, जो कि फ़िज़िकल के लिए भी है और ऑनलाइन के लिए भी है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है बॉयज़ के लिए हमारी तरफ से, जिसकी जो है वो ज़ाहिर सी बात है अलग से जो है वो चार्जेस होंगे 15 दिन के लिए। बाकी अगर गर्ल्स को हॉस्टल चाहिए तो वो प्राइवेटली जो है वो देख सकते हैं, उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अगर आपको चाहिए भी हो प्राइवेट हॉस्टल्स का तो आप मुझसे ले सकते हो, अगर तो आप फिज़िकली आना चाहते हो। अगर आप फेज़ 1 का वर्कशॉप ज्वाइन करते हो तो उस केस में आपको हम फेज़ 2 के क्लासेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, ताकि आपको फेज़ 2 में भी सपोर्ट मिल जाए, जो कि हमारा ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच स्टार्ट होगा फेज़ 2 के लिए, उसमें हम आपको इनरोल कर देंगे। अगर आप जो है वो चाहते हो कि हम थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ लें या जो है वो रिवाइज़ कर लें, तो फेज़ 1 की वर्कशॉप ज्वाइन करें। और अगर आपने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की है, बिल्कुल ही जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्लासेस जो है वो लेनी चाहिए। बिल्कुल तैयारी हो सकती है 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, बस नीयत होनी चाहिए। तो अगर आप जो है वो सक्खर में आके बिल्कुल ही ज़ीरो से प्रिपरेशन करना चाहते हो हमारे इंस्टीट्यूट पे आके, तो उसके लिए आप जो है वो व्हाट्सअप करो, एनरोल हो जाओ। 27 अप्रैल से आपका नया बैच स्टार्ट होने वाला है फिज़िकली। बाकी अगर आपको ऑनलाइन चाहिए, रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं, वो ले सकते हैं। और अगर जो है वो जूम पे क्लासेस चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। सबसे पहला सवाल है भाई चालान से रिलेटेड। चालान आपका 2500 है, आपने ये 2500 अलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच में पे कर देना है। उसके बाद अगर अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है तो अपलोड कर दो, नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं है, ये वैसे भी मैंडेटरी नहीं है, जस्ट पे कर देना है। और जस्ट 2500 है, हो सकता है चालान कभी कभी जो है वो 5000 का जनरेट हो जाता है,
तो जस्ट आपकी 2500 ही फ़ीस है। फ़ेज़ 1 के लिए भी 2500 है, और फिर जब फ़ेज़ 2 जो है वो अनाउंस होगा अलग से, तो उसकी अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो ज़ाहिर सी बात है उसका चालान फिर बाद में अलग ही होता है। ऐसे नहीं है कि एक ही चालान में आप 2 दफ़ा टेस्ट दोगे। सो चालान के लिए मेन यही है कि इसको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर जो है वो पे कर दिया तो काफ़ी है, संभाल के रखो बस। उसके बाद है कि भाई वेबसाइट पे कुछ इश्यूज़ हैं, बिल्कुल इश्यूज़ हैं, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ही हैं, मैनेजमेंट की तरफ से ही हैं, पता नहीं जो है वो क्या सर्वर का इशू है, कभी कभी लोड नहीं हो पाती, कभी कभी जो डिटेल्स हम नहीं डाल पाते सही से, तो ये उनकी तरफ से थोड़ी देर वेट किया करें, वेबसाइट जो है वो ओके हो जाती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से भी जो है वो इश्यूज़ आ रहे होते हैं। एक जो है ना वो पोर्शन है CNIC वाला, शायद फादर का CNIC है या पर्सनल CNIC है, वो आप डालते हो ना वो टाइप ही नहीं होता, तो उसको छोड़ दो। ये जो है वो तब से इशू है जब से मैंने भी अप्लाई किया था। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो भाई अगर आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं ना, उसमें अपलोड करने हैं, तो सारे वही हैं जो कि आपने पहले भी टेस्ट वगैरह में किए हैं, IBA का अगर दिया होगा। जो खास इशू आता है वो आता है इंटरमीडिएट की मार्कशीट का। तो भाई याद रखो, अगर आपका इंटरमीडिएट 2025 या 24 में पास है तो आपने इंटर की मार्कशीट ही अपलोड करनी है। लेकिन अगर अभी 26 के में जो है वो एग्जाम्स दिए, 26 में पास करोगे तो फिर आप फर्स्ट ईयर की जो है वो मार्कशीट दे सकते हो, या फिर इंटर का जो अपना बोर्ड एग्जाम का स्लिप है वो अपलोड कर सकते हो, और मार्क्स भी फिर आप फर्स्ट ईयर के हिसाब से लिख सकते हो। लेकिन अगर किसी का इंटर 2025 और 24 में हो गया है तो वो इंटर के हिसाब से ही जो है वो अपलोड करेगा। ऐसे नहीं होगा कि वो भी फर्स्ट ईयर के बिहाफ पे अपलोड कर रहा है, नहीं, फर्स्ट ईयर के बिहाफ पे सिर्फ वही अपलोड कर सकता है जिन्होंने इंटर 2026 में किया है। अच्छा जी, डोमिसाइल से रिलेटेड ये है कि अगर अपना नहीं है तो अपने फादर का, अपनी मदर का, कोई अपने रिलेटिव का लगा सकते हो, ठीक है। और अगर CNIC नहीं बना तो B फार्म लगा सकते हो, B फार्म सबका होता है भाई। एलिजिबिलिटी यही है, 2024-25 में आपने इंटरमीडिएट किया हो, या अभी 26 में आप पास करने वाले हो, आपने एग्जाम्स दिए हों 2026 में, या आपने इम्प्रूव किया है 24-25 में और जो है वो 26 में आपने एग्जाम्स दिए हैं, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। इससे पहले आप जो है वो अगर इंटर कर चुके हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही करना, हर साल करते हैं, फजूल में आपका चालान वेस्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाओगे। टेस्ट सेंटर के बारे में पूछा गया था। भाई टेस्ट सेंटर आपका यही होता है कैंपस, आप जिस कैंपस में अप्लाई करते हो आप टेस्ट वहीं देते हो, इसके अलावा आपका कहीं टेस्ट नहीं होता। अगर तो सक्खर के कैंपस में अप्लाई किया है तो सक्खर में होगा, खैरपुर में किया है तो खैरपुर में होगा। डिपार्टमेंट की चॉइस आप चाहे एक चॉइस रखो, 2 रखो, 4 रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका ये जो डिपार्टमेंट का पूरा सिनेरियो है वो आपको टेस्ट के बाद ही जो है वो पता चलेगा। बल्कि इवन जब आपका फ़ेज़ 1 हो जाएगा, फ़ेज़ 2 हो जाएगा, आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद आपको जो है वो बुलाया जाएगा, और जो भी आपका मेरिट नंबर है, जो भी स्कोर है, उस हिसाब से आपको जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ़र किया जाएगा और आप जो है वो चूज़ करोगे। तो अभी आप कोई भी चूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट फॉर्मेलिटी है। उसके बाद है नंबर ऑफ़ सीट्स। तो नंबर ऑफ़ सीट्स बेसिकली ये है कि हर साल जो है वो IBA वाले 850 बच्चे जो है वो पिक करते हैं अपने रेगुलर प्रोग्राम्स में, जिसमें से 200 सीट्स जो है वो NTHP को चली जाती हैं, 100 STHP को चली जाती हैं और 100 फाउंडेशन को चली जाती हैं। तो बाकी पीछे कितनी बची? 450 सीट्स। लेकिन ये है कि भाई ऐसा नहीं कि अब जो 450 सेलेक्ट हो जाएंगे डायरेक्ट टेस्ट में बस उन्हीं को एडमिशन मिल जाएगा। डायरेक्ट टेस्ट में तो बहुत ज़्यादा जो वो लिस्ट वगैरह लग रहे होते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है टॉप 450 जो है वो आके सारे डिपार्टमेंट्स ले जाएंगे, सीट्स ले जाएंगे। ऐसा होगा, जाहिर सी बात है, जो CS सोच के बैठा होगा उसको अगर BBA मिल रहा होगा तो वो छोड़ देगा, और इस तरह ये सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू होती रहेगी, क्योंकि ये टॉप टू बॉटम मेरिट लिस्ट वाला सीन होता है। तो आपने जो है वो सीट्स को अभी नहीं देखना, बस तैयारी करनी है, अपना स्कोर जो है वो बेहतर करने की कोशिश करनी है। अच्छा जी, यहीं पे जो पूछा जाता है मेरिट वगैरह क्या जाता है, लास्ट ईयर क्या था। तो भाई 70 से अबव जिसके भी मार्क्स होते थे लास्ट ईयर, तो उसको CS, सॉफ्टवेयर और AI, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अगर आपका 70 से अबव स्कोर है तो फिर आपको ऑफ़र हो जाती थी। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, इस साल 1-2 मार्क्स हो सकता है ज़्यादा कंपटीशन हो, या जो वो सेम कंपटीशन हो। और अगर आपके मार्क्स जो वो 65 और 70 के दरमियान हैं तो आपको अकाउंटिंग और BBA की भी ऑफ़र हो जाती है। और अगर आपके 65 से बिलो हैं तो फिर आपके लिए मीडिया है, B.Ed है, BS मैथ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, यही है हमारे पास। तो अगर आप चाहते हो कि आपको सारे डिपार्टमेंट्स की चॉइस मिले, फिर आप अपनी मर्ज़ी से पिक करो, तो आपको 70s में जाना होगा। अगर आप चाहते हो आपको अकाउंटिंग मिले तो आपको 68, 69, 70 के करीब रहना होगा। अगर आप चाहते हो BBA मिले तो 65 से अबव जाना होगा। तो ओवरऑल आपका जो अपना टारगेट हो वो हो कि भाई मुझे 70s में जाना है, तब जाके आपको अपनी पसंद का डिपार्टमेंट मिलेगा। अच्छा जी, IBA के दूसरे टेस्ट दे सकते हैं STHP NTHP आने वाले ईयर्स में, क्या डायरेक्ट वाले नहीं देंगे? भाई ये पता नहीं क्यों बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई अगर मैं डायरेक्ट दे दूं, पास हो गया तो मैं STHP नहीं दे सकता, NTHP नहीं दे सकता। आप हमेशा एलिजिबिलिटी चेक करते हो। STHP में कहीं नहीं लिखा होता कि आप जो है वो IBA के स्टूडेंट ना हो, आप जो है वो पहले कोई
यूनिवर्सिटी में ना पढ़े हो। यही एलिजिबिलिटी होती है कि अगर आपने इंटरमीडिएट जो है वो इतने ईयर्स में किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे अभी अगर डायरेक्ट टेस्ट के बाद STHP NTHP फाउंडेशन आएगा भी, लेट सपोज अब जो है वो आएगा तो 2027 के हिसाब से आएगा, तो उसमें कौन कौन अप्लाई कर पाएगा? जिन्होंने इंटर 2026, 25 या 24 में किया हो। सही है। डायरेक्ट टेस्ट वालों के लिए कोई स्कॉलरशिप, फिलहाल कोई स्कॉलरशिप नहीं है। अभी आप ऐसे ही समझो कि आप जब ये टेस्ट दोगे, पास करोगे, उसके बाद आप अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी पे करोगे, अपनी फ़ीस पे ही आप जो है वो एडमिशन लोगे। ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो बोलते हैं कि भाई कैसे फिर आगे स्कॉलरशिप जो है वो सिक्योर कर सकते हैं, तो वो फिर आपको IBA वाले खुद गाइड करते हैं अगर उनके पास कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है। आपको ईमेल मिल जाता है, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो अभी जो डायरेक्ट टेस्ट बच्चे टारगेट कर रहे हैं उनके माइंड में ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि उनको जाके स्कॉलरशिप मिलेगी, कोई उनकी हेल्प करेगा। कोई हेल्प नहीं करेगा भाई। जैसे मैंने कहा, कोई राम नहीं खाता, कोई जो है वो एड आपको नहीं मिलेगा। शुरू से ही आपको जाके पहले फ़ीस देनी होती है, उसके बाद अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो फिर आपको सारे पैसे भी जो आपने भरे होते हैं वो मिल जाते हैं। अदरवाइज़ आप अपनी फ़ी पे ही तब तक पढ़ोगे जब तक आपको कोई स्कॉलरशिप IBA वालों की तरफ से नहीं मिलती। अब ये इन्फॉर्मेशन वो आपको खुद देंगे आफ्टर एडमिशन। तो आपने अभी टेस्ट के ऊपर ही फोकस करना है, कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है। अगर आप स्कॉलरशिप के जो है वो आसरे बैठे हो तो वेट करो आगे आने वाले STHP NTHP के लिए। अभी डायरेक्ट या फाउंडेशन वालों के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है। फाउंडेशन STHP और NTHP वालों को मैं रिकमेंड करूंगा वो लाजमी डायरेक्ट टेस्ट दें। अगर तो उनको लगता है कि मेरा STHP में नहीं हो पाएगा, NTHP में नहीं हो पाएगा, फाउंडेशन में नहीं हो पाएगा, तो वो डायरेक्ट के थ्रू भी टेस्ट दे दें। चालान कोई इतना बड़ा नहीं है, आप पे कर सकते हो। आपके कम से कम जो है ना वो चांसेस बन जाएंगे कि क्या मुझे फेज़ 1 के थ्रू मिल रहा है या जो है वो मुझे फाउंडेशन के थ्रू सीट मिल रही है। तो फिर जहाँ से भी आपको जो है वो बेहतर सीट मिलेगी, बेहतर डिपार्टमेंट मिलेगा, वहाँ से आप जो है वो एडमिशन ले सकते हो। फ़ी स्ट्रक्चर क्या है मेन कैंपस का? यही है, मैंने शायद पहले भी बताया था कि 1 लाख जो है वो एवरेज फ़ी होती है आपकी। CS, सॉफ्टवेयर, AI, EE, BBA, अकाउंटिंग, इनके लिए। बाकी 56,000 होती है आपकी, क्या कहते हैं, BEd के लिए, मैथ के लिए, और कौन सा है, मीडिया के लिए, इस तरह के डिपार्टमेंट्स के लिए 2 ही फ़ी स्ट्रक्चर्स होते हैं। शुरू में आपको जो है वो एडमिशन फ़ीस भी देनी होती है 20,000, तो वो भी आप काउंट कर लेना फर्स्ट सेमेस्टर में। और इस साल चांसेस हैं कि आपकी 10-10 हज़ार फ़ीस जो है वो बढ़ा दी जाए। अच्छा जी। हॉस्टल आपकी सेमेस्टर वाइज होती है, 5 महीने का सेमेस्टर होता है, तो उसमें आपको 25,000 जो वो देना होता है। वो जस्ट अकोमोडेशन का होता है, खाने पीने का खर्चा आप खुद उठाते हो। ये आपके जो है वो कुछ सवालात थे जिनको हमने आंसर किया है। ये जितने भी सवालात हैं ये आपके लिए अभी भी फ़जूल हैं, खास करके भाई ये आपका स्कॉलरशिप, टेस्ट पैटर्न। अच्छा, टेस्ट डिफ़िकल्टी भी किसी ने पूछा, तो भाई टेस्ट डिफ़िकल्टी कोई इतनी बड़ी नहीं होती, IBA की वैसे ही हल्की होती है, STHP NTHP फाउंडेशन से भी हल्की होती है। तो डायरेक्ट टेस्ट आसान होता है, जब आप दोगे तो आपको पता चलेगा। अब अगेन वहाँ पे ये भी सिनेरियो आ जाता है कि भाई जिसने पढ़ा होगा उसको ईजी लगेगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको कहाँ ईजी लगेगा। सो ये थे आपकी कुछ क्वेरीज़। अगर फिर भी कोई जो है वो मिसिंग हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको आंसर कर दूंगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।